अब क्योंकि मैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर के वीडियोस बनाता, ट्यूटोरियल्स बना रहा था, तो वंडरशेयर, फिल्मोरा और वंडरशेयर के बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर भी हैं, वो उन्होंने मुझे रीच आउट किया। $50, $250 ऐसे बड़े बड़े अमाउंट में मुझे प्रमोशन के लिए स्पॉन्सरशिप दी। एक वीडियो का माय गॉड, एक वीडियो का $250। हाँ। फिर मैंने न्यूज़पेपर थीम डाउनलोड करी, वो उनकी वेबसाइट पे अपलोड करी, न्यूज़पेपर के ट्यूटोरियल्स देखे, एडिट किया, वो पागल हो गए कि ये क्या कर दिया। फिर से वही काम, न्यूज़पेपर थीम अराउंड मैंने $1000 के आसपास लिया था जस्ट फॉर अपलोडिंग दैट थीम एंड ट्वीकिंग सम स्टफ। सिर्फ थीम अपलोड करने का $1000। तो 3.5 करोड़ में सेल करा था कि नहीं करा था? फिर नहीं करा था, मैंने 10 मिनट में रिजेक्ट कर दिया था। 10 मिनट लगे भाई साहब को $500,000 रिजेक्ट करने के लिए। तो इसका चार्जेस जो बता रहे थे कितना एक गेस्ट पोस्ट का तुम लोग? अभी जो लास्ट मैंने आई गेस 2-3 महीने पहले वो करवाया था मैंने $12,000 पे। एक गेस्ट पोस्ट का $12,000। नमस्कार दोस्तों, मानिए आप 12th क्लास का एग्जाम दे रहे हैं और आप फेल हो गए, तो क्या करोगे? दुनिया आपके ऊपर ये साइन लगाने वाली है, ओके? और अब इस साइन के साथ आपको क्या करना है? ये साइन लूजर का साइन है, ओके? अब आप इस साइन के साथ क्या कर सकते हो? 2 ऑप्शन है, या तो इस लूजर के साइन को अपने साथ लेके रखे रहो और लूजर बने रहो और डिप्रेशन में चले जाओ, या फिर इस साइन को L यानी कि लर्निंग की तरफ ले जाओ और दुनिया में धमाल मचा दो। तो ऐसे ही हमारे साथ आज एक व्यक्ति हैं आदित्य, जिन्होंने L को लूज नहीं समझा, L को लर्न किया और आज धमाका मचा रहे हैं। तो आदित्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू पवन जी, आपने मुझे इस चैनल पे लाया। मेरा नाम आदित्य राज सिंह है, मैं 20 साल का हूँ, मेरी एक मार्केटिंग एजेंसी है, मैं वेबसाइट होस्टिंग भी रन करता हूँ और मैं ऑलमोस्ट 7 या 8 साल से ब्लॉगिंग एंड यूट्यूब करता आ रहा हूँ। ओके, तो ये लड़का सिर्फ 20 साल का है अभी और बहुत तेजी से इसने पैसा कमाया है, इसी वजह से तेजी से बोलता भी है। ठीक है, तो अब हम आदित्य शुरुआत करेंगे कि भाई ये जो ब्लॉगिंग और यूट्यूब का आपका काम है, कारनामा है, अभी 20 ही साल के एज हो, ठीक है, और बहुत सारे काम कर लिए, शुरुआत कैसे हुई इसकी? इन सब की शुरुआत हुई 2013 साल में। उस टाइम मैं 10th खत्म कर रहा था, ठीक है। तो मुझे HTML CSS वगैरह में इंटरेस्ट आया, जब मैंने देखा कि आप कंप्यूटर कोडिंग भी सीख सकते हो। तो फिर मैंने यूडमी पे कोर्सेज चालू करी और ऑनलाइन भी फ्री के जितने भी कोर्सेज होते हैं कोडिंग के, वो मैंने करने चालू किए। और साथ ही साथ मुझे देखा कि आप यूट्यूब चैनल भी बना सकते हो, ठीक है। फिर मैंने यूट्यूब चैनल बनाया टेक को लेके, और फिर मैं वीडियोस डालता था कि आप कैसे किसी ऐप को हैक कर सकते हो, या फिर आप कैसे कोडिंग सीख सकते हो, कैसे किसी मतलब, और फिर मैंने टेक रिव्यूज चालू किए। ओके, तो ये टेक रिलेटेड ही क्यों चालू किया उस समय? क्योंकि मुझे टेक में काफी इंटरेस्ट था पहले। अच्छा, हाँ, गैजेट्स से बहुत फैसिनेशन था मेरा, मतलब बहुत इंटरेस्ट आता था लेटेस्ट टेक वगैरह में, तो इसलिए मैंने टेक पे जाया क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट था। ओके, और जैसे बोल रहे थे यूडीमी के कोर्स भी उस समय कर लिया था, तो वो किससे रिलेटेड था? वो कोडिंग से रिलेटेड था, क्योंकि आप टेक के बारे में कोई कोर्स तो कर नहीं सकते हो, ठीक है, तो टेक में कोई आपको जॉनरा पकड़ना पड़ेगा। तो कोडिंग ही एक तरीके से मुझे लगा कि फ्यूचर है, एक स्किल सेट आप डेवलप कर सकते हो जो कि आपको अच्छा खासा मतलब फ्रीलांसिंग भी करवा सकता है, इसलिए मैंने कोडिंग पकड़ी। ओके, तो यूट्यूब की ऐसी जर्नी चालू हो गई, तो फिर यूट्यूब की फिर कैसे आगे बढ़ा यूट्यूब? फिर मैं वीडियोस अपलोड करता गया, थोड़े बहुत कोलैबोरेशन हुए, क्योंकि जब आप कंसिस्टेंटली अपलोड कोलैबोरेशन चालू हो गए? जी हाँ, तो जैसे आप कंसिस्टेंटली अपलोड चालू करते हो तो आपके आसपास के क्रिएटर भी आपसे मतलब जुड़ने शुरू हो जाते हैं। फिर आप कोलैब करते हो, फिर आपकी रीच बढ़ती है, फिर आपको ब्रांड रिकॉग्नाइज करते हैं। इस तरीके से मेरी यूट्यूब जर्नी बढ़ी और फिर मुझे पता चला कि आप यूट्यूब से पैसे भी कमा सकते हो। अभी तक नहीं पता था कि यूट्यूब से अभी तक मैं आउट ऑफ इंटरेस्ट कर रहा था, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था, मन से कर रहा था, मैं पैसों के लालच में ही कर रहा था। ठीक है। तो फिर मेरे पास एक नेटवर्क, फुल स्क्रीन नेटवर्क उस टाइम काफी चलता था, उनका ऑफर है, क्योंकि आपको पता होगा कि $100 से कम पे आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो पैसे। ठीक है। तो उस टाइम मुझे एक नेटवर्क का ऑफर आया जिसका नाम था फुल स्क्रीन नेटवर्क। ठीक है। काफी फेमस था हमारे क्रिएटर्स के बीच में। तो मैंने अपने दोस्तों से भी रिकमेंडेशन ली कि क्या मुझे ज्वाइन करना चाहिए। उन्होंने बोला कि हाँ, आप $100 से कम में निकाल सकते हो। ठीक है। तो मैंने ज्वाइन कर लिया और मुझे पहली पेमेंट आई थी अराउंड $18 की, 3 महीने की मिला की। अच्छा, तो उनका कोई $100 का लिमिट नहीं थी, जितना आएगा उतना दे देंगे? हाँ, वो अपना एक कट करते थे और फिर आपको जो आपका बचता था पैसा वो आपको देते थे हमें। ठीक है। फिर उसके बाद जब मेरी थोड़ी सी ग्रोथ हुई, अराउंड 10,000 सब्सक्राइबर टेक में, और मेरी वीडियोस इंग्लिश में होती थी, मैक्सिमम कंटेंट। अच्छा, सारी वीडियोस इंग्लिश में थी? हाँ, स्टार्टिंग इंग्लिश क्यों चूज करी ऐसा? क्योंकि मुझे अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी थी। और मुझे कैमरे का फियर बहुत था, और आपको पता है कि इंडिया है, स्कूल में उतना कोई इंग्लिश बोलता नहीं, इंग्लिश के टीचर भी नहीं बोलते हैं। तो अब कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। तो अगर अब मैं अपनी पहले की वीडियोस देखता हूँ, मुझे बहुत हंसी आती है। मेरा फेक एक्सेंट, सारे टूटे फूटे वर्ड्स,
बट जो कॉन्फिडेंस से मैं बोलता था ना, वो मुझे अच्छा लगता है। कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा जरूरी है उस टाइम में। मतलब कॉन्फिडेंस से गलत बोलता था मैं, बट बोलता था। और वो बिल्कुल जो फेक एक्सेंट होता है ना साउथ दिल्ली वाला, वो मैं देता था। ये मुझे कैसे पता चला कि जो यूएस के लोग थे वो कमेंट करते थे कि फेक एक्सेंट है, ये है वो है, बट चलो व्यूज आ रहे थे। अच्छा, ऑडियंस कहाँ की थी उस समय? मैक्सिमम मुझे यूएस की ऑडियंस आ रही थी। ओके, तो कॉन्शियसली एफर्ट था कि यूएस की ऑडियंस को टारगेट करना है कि हो गया? बस उस टाइम तो पता भी नहीं था कि आप किसी को टारगेट कैसे करते हो। ओके, उस टाइम बस इतना पता था कि आपने किसी चीज का रिव्यू किया, डाल दिया, सिंपल। और ऑडियंस कहाँ से देख रही है कुछ पता नहीं। तो यूएस, इंडिया, पाकिस्तान, जो आप डेमोग्राफिक्स देखते हो सब दिख जाते हैं। बट जो मैक्सिमम जो व्यूअरशिप थी वो यूएस की थी, और उससे मुझे काफी मतलब अच्छी खासी अर्निंग होने लगी। और फिर मैंने नोटिस किया कि जो फुल स्क्रीन नेटवर्क है काफी मेरे पैसे खा रहा था। कॉन्ट्रैक्ट वहां पे ब्रेक कर दिया, लॉक इन कॉन्ट्रैक्ट था, पर ईमेल डाला मैंने यूट्यूब वगैरह को, वहां से ब्रेक हो गया। और एडसेंस में अप्रूव हो गया मैं। $100 के आसपास 2 महीने मेरे बनने लगे, मतलब कि पर मंथ $50। ठीक है। अब मैंने कुछ सॉफ्टवेयर के रिव्यू किए फ्री में, जैसे कि वंडरशेयर, फिल्मोरा वगैरह। ओके, यूट्यूब में। और एडोबी प्रीमियर प्रो, ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, बट मैंने बहुत बेसिक ट्यूटोरियल बनाया कि आप कैसे एक वीडियो एडिट कर सकते हो। अच्छा, क्योंकि वीडियो एडिटिंग तुम खुद ही कर रहे थे तो इसी वजह से बना दिया। और मैं टेक का था, तो हाउ टू वीडियोस में आता है ये, वो बनाया मैंने। सोनी वेगास की मैंने पूरी सीरीज बना दी, अराउंड 20-30 वीडियोस हिंदी में उस टाइम पे, कि आप कैसे। वेगस नाम से मुझे लगा लास वेगस की। नहीं, सोनी वेगास। तो उन वीडियोस पे 50-50 हजार व्यूज अभी के टाइम पे है। मतलब काफी लोगों ने काफी कुछ सीखा। अभी भी व्यूज हैं उतने दिख रहे हैं? हाँ, दिख रहे हैं अभी। मैंने कोई भी पहले की वीडियोस प्राइवेट नहीं करी, ताकि अगर कोई लोग जाके देखता है या फिर मैं भी देखता हूँ तो दिखे कि हाँ ग्रोथ कैसे रही है। ठीक है। या इतने वीडियोस ये तब से डाल रहा है, ऐसा नहीं कि मतलब अभी से आया, लोगों को लग सकता है कि मैंने सब्सक्राइबर खरीद लिए हैं। यस, हाँ। तो अब क्योंकि मैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर के वीडियोस बनाता, ट्यूटोरियल्स बना रहा था, तो वंडरशेयर, फिल्मोरा और वंडरशेयर के बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर भी हैं, वो उन्होंने मुझे रीच आउट किया। $50, $250 ऐसे बड़े बड़े अमाउंट में मुझे प्रमोशन के लिए स्पॉन्सरशिप दी। एक वीडियो का? माय गॉड, एक वीडियो का $250। और सब्सक्राइबर कितने थे उस समय अंदाजा? 10-15 हजार के आसपास होंगे। ओके। और वीडियोस भी ज्यादा नहीं थे, 30 के आसपास थे। और फिर धीरे धीरे 2-3 महीने के अंदर वीडियो के स्टार्टिंग में 30 सेकेंड की एक मैंने ऐड डाली थी, वो थी प्राइवेट वीपीएन की। मुझे याद नहीं आ रहा है, प्राइवेट एक्सेस वीपीएन करके था। उन्होंने मुझे 30 सेकंड के लिए दिए थे $200। तो इतने मुझे मिले थे फॉर दैट 30 सेकंड। माय गॉड। और मैंने कुछ कन्वर्ट नहीं किया था उनका। मुझे पता था, कोई स्टैट्स वगैरह गया नहीं, बट मुझे लगा कि हाँ चलो यूट्यूब में इतनी पोटेंशियल है, समझ में आ गया था। हाँ। बट अब ऑब्वियसली जब आप बड़े होते हो, आप देखते हो कि चलो इतने पैसे भी काफी नहीं है। आपको लगता है, अब जब आपको समझ आता है कि आपको ब्रेक करना है, थोड़ा अपना स्पेस थोड़ा और ग्रो करना है, तो आप और स्किल्स एक्वायर करते हो। मेरे पास ऑलरेडी, जैसे मैंने बताया, एडिटिंग स्किल्स थी। मैं लोगों को सिखा रहा था एडिटिंग, बट मुझे ये भी पता था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं है एडिट करने का। ओके। तो फिर मैंने अपने एक फ्रेंड को रीच आउट किया कि क्या मैं आपके लिए एडिटिंग कर सकता हूँ। उन्होंने हाँ बोला, और फिर मैंने $5 पर वीडियो पे मैंने एडिटिंग चालू करी। फ्रेंड का उनका नाम है भरत इन जर्मनी। ओके। उनके यूट्यूब पे अभी अराउंड 2 लाख 2.5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर होंगे। उस टाइम अराउंड लाख के आसपास थे। ठीक है। पर क्योंकि वो एक मास्टर्स के स्टूडेंट्स थे, काफी बिजी थे, उनकी लाइफ भी थी, उनको एक एडिटर चाहिए था, तो मैंने उनके लिए और उनकी वाइफ का भी एक चैनल था, व्लॉग चैनल, उन दोनों के लिए साथ साथ ऐड किया। ठीक है। और अपना यूट्यूब चैनल भी चलाया और उनकी एडिटिंग। हाँ, ठीक है, ये किया मैंने। और फिर मैं उनकी वीडियोस एडिट कर रहा था, तो उनका एक वेबसाइट भी था, बहुत बेसिक सा, सिर्फ एक। तो ब्लॉगिंग का नॉलेज था उस समय तक? बिल्कुल नहीं था। अच्छा, हाँ। तो फिर मैंने उनसे पूछा, और मैं उस टाइम थोड़ा थोड़ा सीख रहा था। अच्छा। मुझे HTML CSS की नॉलेज थी, वर्डप्रेस की नहीं थी। ठीक है। मुझे पता था कि वर्डप्रेस एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, बट एग्जैक्टली वो फंक्शन कैसे करता है मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर मैंने अंधेरे में तीर चलाया और मैंने बोल दिया कि क्या मैं आपकी वेबसाइट ठीक कर दूं। अब उन्होंने मेरे साथ काम किया है, उनको पता है कि मैं प्रोफेशनल बंदा हूँ, चीजें सही टाइम पे डिलीवर करता हूँ। उन्होंने हाँ बोल दिया। फिर मैंने न्यूज़पेपर थीम डाउनलोड करी, वो उनकी वेबसाइट पे अपलोड करी, न्यूज़पेपर के ट्यूटोरियल्स देखे, एडिट किया, वो पागल हो गए ये क्या कर दिया। बस न्यूज़पेपर थीम डाली और पागल हो गए। उस टाइम बहुत चलती थी न्यूज़पेपर थीम, इनफैक्ट अभी भी चलती है। दीपावली में तो अभी भी डली हुई है। अच्छा, आप वही यूज करते हो? हाँ। तो बहुत बेसिक थीम है, उसको एडिट करना बहुत सिंपल है, और उसके फीचर्स बहुत तगड़े हैं। तो ये डाला मैंने, और जो कोई पहला बंदा देखता है ना, जिसको लगता है कि यार ये वेबसाइट में कैसे कर दिया होगा इसने, क्योंकि उन्होंने पहले खुद बनाई थी, उनसे बहुत बेसिक बनी, उनको टाइम बहुत बर्बाद हुआ, फिर उन्होंने देखा कि ये क्या कर दिया, तो फिर उनको ऐसे मतलब वो काफी इंप्रेस हो गए। ठीक है। फिर उनकी वेबसाइट को एज अ टेस्टिमोनियल, एज अ पोर्टफोलियो मैंने यूज किया। और फिर मेरे को एक यूट्यूब पे एक बहुत बड़े यूट्यूबर है, रायन स्किबनर, उनका एक पोस्ट देखा कि उनको एक वेबसाइट डेवलपर की जरूरत है। अब उसके कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी लिख दिया था कि हमने ईमेल आपको भेज दिया है।
फिर मैंने फिर से अंधेरे में तीर चलाया और मैंने उनको एक प्रॉपर ईमेल लिखा। उसमें मैंने 2 चीजें कोट करी कि मैं आपके लिए वीडियो एडिटिंग भी कर सकता हूँ, मैं आपके लिए ब्लॉगिंग भी कर सकता हूँ, आपकी ब्लॉग वेबसाइट भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। और मैंने एडिटिंग का कोड डाला था $20, याद रखिए मेरा कोड था एडिटिंग का $5 जो भारत के लिए करते हैं। हाँ। और वेबसाइट का तो मेरा बिल्कुल फ्रेश कोड था। वेबसाइट का अभी तक मेरा कोड था $0, बट मैंने सीधा 32 से पहुंचाया $32। हाँ। ये मैंने कैसे पकड़ा? पहले मैंने चेक किया कि यूएस में एक वेबसाइट डेवलपर या ब्लॉग डेवलपर को कितना मिलता है ऑन एवरेज साल भर का। डिवाइड किया मैंने 12 से, वर्किंग आवर्स देखा, मंडे टू फ्राइडे होता है उनका, और 9 to 5, 32-30 के आसपास आ रहा था। तो मैंने 32 चला दिया। मैंने ये भी चेक किया कि अगर कोई इंडियन डेवलपर यूएसए में शिफ्ट होता है अपने स्किल सेट के हिसाब से वर्डप्रेस का या फिर ब्लॉग का लेके, उसको कितने मिलते हैं। उस टाइम के हिसाब से इंडियंस के लिए तो 20-25 बैठ रहा था। मैंने 32 चला दिया क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ी थी कि अगर आप जितना हायर कोट करते हो ना, आपकी प्रोफेशनलिज्म दिखती है उसमें। लोगों को लगता है कि हाँ आपके पास काफी मतलब अच्छी सर्विसेज हैं, लोग आपसे सर्विसेज ले रहे हैं, इसलिए आप इतना हाई कोट कर रहे हो। तो वो मैंने किया $32 का, एक झटके में एक्सेप्ट हो गया। एक झटके में? बिल्कुल। और वो मैं सरप्राइज हो गया था जब मैंने भेजा था ना, मुझे पूरा कंफर्म। ये साउथ दिल्ली के लॉन्डे का कॉन्फिडेंस। हाँ। नहीं मैं साउथ दिल्ली का नहीं हूँ, वेस्ट दिल्ली का हूँ। अच्छा। तो फिर मैंने 2 ऑफर दिए थे, वेबसाइट का एंड देन एडिटिंग का। एडिटिंग का मेरा रिजेक्ट हो गया क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक एडिटर था। ओके। बट उनके उस वेबसाइट का बंदा नहीं था। तो मैंने जो है उन्होंने वेबसाइट का एक्सेप्ट कर लिया, ब्लॉगिंग का। फिर 1 महीने के आसपास सब कुछ उन्होंने रेडी किया, ब्लॉग का जो भी कंटेंट था कि ये पासवर्ड वगैरह है, मेरे को भेजा। फिर से वही काम, न्यूज़पेपर थीम। इस बार ट्रिपल कोट अराउंड मैंने $1000 के आसपास लिया था जस्ट फॉर अपलोडिंग दैट थीम एंड ट्वीकिंग सम स्टफ। सिर्फ थीम अपलोड करने का $1000? थीम वन टाइम इन्वेस्टमेंट। वन टाइम। आपको पता है ना, एक बार डाउनलोड आपने करा, जितनी बार यूज किया कोई दिक्कत नहीं है, कर दिया मैंने। और इस वेबसाइट पे मैंने काम कर करके सीखा। जो मेरे पहले क्लाइंट थे, सबसे महंगे क्लाइंट थे, उनकी वेबसाइट से मैं खेल रहा था और सीख रहा था और पूरे कॉन्फिडेंस में खेल रहा था। मेरी वेबसाइट है, मैं खेलूंगा, मुझे पता कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनकी वेबसाइट कुछ बिगड़ गया, मेरी हालत खराब। तो उनको अगर मैं उनके लिए, पहला क्या था ना कि उनके पास पहले बजट कम था, ठीक है, कंपनी लॉस में थी। तो बजट था कि आप इतना, बजट कम में भी $1000 दे देते थे। हाँ, उनका तो यही सीन होता है बाहर वालों का। तो उनका ये था ना कि आप महीने भर में 30 घंटे काम कर सकते हो, जितना भी बैठता है 32 इंटू आवर करके 1000 जितना बैठता है। पर फिर भी मैं उनकी वेबसाइट पे 60 घंटे काम कर रहा था। ओके, एक्स्ट्रा काम किया। एक्स्ट्रा काम कर रहा था और वो एक्स्ट्रा काम में अगले महीने बिल कर रहा था। तो ऐसा नहीं कि मैंने फ्री में छोड़ दिया एक्स्ट्रा काम, उसको मैंने डाल दिया एक्स्ट्रा काम। नहीं ऐसे कैसे। बट वो मैं खुद को सीखने के लिए कर रहा था। ठीक है। उनकी स्टेजिंग साइट्स बनाई, स्टेजिंग साइट्स से इतने एक्सपेरिमेंट किए उनके वेबसाइट के साथ कि अगर उनके लाइव वेबसाइट पे करते उनकी वेबसाइट पूरी वो हो जाती, गूगल से पेनल्टी खा लेती। ठीक है। तो उनकी मैंने स्टेजिंग साइट पे मैंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया। फिर मैंने देखा कि मैंने कितनी गलतियां करी हैं। मैंने खुद से ही थीम खरीदे नए, खुद से इन्वेस्ट किया, खुद से इंप्रूव किया। उनको इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कोट नहीं किया, अपनी तरफ से इन्वेस्ट कर दिया। मतलब हाँ, उनको मतलब महीने के $1000 तो आ रहे थे, बट बाकी जो खर्चा मैं कर रहा था एक तरीके से इन्वेस्टमेंट ही हो गई। सही बात है। 1000 आ रहे मेरे को, मैं $100 डाल रहा हूँ उनकी वजह से प्लगइन्स वगैरह में। तो इस तरीके से वो मैं करते जा रहा था। 3 महीने ऐसे निकल गए। उसके बाद उनकी वेबसाइट अच्छी खासी चलने लगी, रैंक होने लगी, जबकि मुझे कुछ आइडिया नहीं कैसे रैंक हो रही है। मैं सिर्फ वेबसाइट मैनेज कर रहा हूँ, सिंपल सिर्फ H1 H2 वगैरह देख रहा हूँ। साइट में रोबोट, आपको पता है SEO में बहुत बेसिक चीजें ही हैं। उनकी वेबसाइट रैंक कर रही है, वो हैरान है, मैं हैरान हूँ। उनको पैसे मिल रहे हैं, मुझे पैसे मिल रहे हैं, सब सही चल रहा है। वेबसाइट घाटे में जा रही है। और फिर उस टाइम कुछ वेबसाइट घाटे में कैसे जा रही है जब सब चल रहा है? तो उनकी जितने भी एफिलिएट पार्टनरशिप थी उनमें से किसी पे उनका कट गया था, जो CJ एफिलिएट करके होते हैं, बहुत सारे टर्मिनल्स होते हैं, वो उनसे हट गया था। ट्रैफिक थोड़ी डाउन गई थी। और वहाँ पे यूएस में बहुत सारे ऐसे ड्रामे होते रहते हैं फाइनेंशियल मार्केट वगैरह में, तो थोड़ा एफिलिएट मार्केट उनका कट हो जाता है। तो पूरी वेबसाइट एक्चुअली एफिलिएट बेस्ड है, उस वेबसाइट पे एक भी एड रन नहीं होता, क्योंकि अगर आप यूएस में कोई एफिलिएट तो रैंक हो रही थी, ट्रैफिक आ रहा था, पर एफिलिएट की वजह से ठीक है। और क्योंकि अगर आप यूएस में, जहां तक मुझे पता, श्योर नहीं हूं मैं, अगर आप कोई एक एफिलिएट वेबसाइट चलाते हो तो आई गेस आप उस पे सेम जिस आपने पेज पे एफिलिएट लिंक डाला है उस पे आप ऐड रन नहीं कर सकते हो। ओके, ये तो मेरे लिए भी न्यू है। यूएस का मैं श्योर नहीं हूँ, बट मुझे सुना है बहुत कि लोग वहाँ पे, पता है आपको, बहुत प्यार से सू कर देते हैं। यहाँ पे तो लोगों ने सुना भी नहीं होगा सू क्या होता है, वहाँ पे बहुत चलता है ये। तो ये था। बट बाकी जब आपको बहुत पैसे मिल रहे हैं एक एफिलिएट से, जो कि मेरे ख्याल से बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम है ब्लॉगिंग के लिए, तो क्या दिक्कत है? वो भी फाइनेंस सेक्टर में, वो भी क्या कहते हैं रिकरिंग बेसिस है, यानी कि आपने एक बार किसी को रेफर किया, आपको हर महीने कमीशन मिल रहा है।
वो बेस्ट है। तो जब वेबसाइट उनके घाटे में जा रही थी, मतलब सारा बैलेंस नेगेटिव में जा रहा था, क्योंकि वो थोड़े अच्छे खासे लोग हैं, वो अपने पैसे लगा रहे थे, एक्सपेंसेस भी कर रहे थे ना, क्योंकि $1000 जब तुम्हें दे रहे हैं तो एक्सपेंसेस और भी एक्सपेंसेस होंगे। $1000 मेरा था, राइटर्स के 9-10 हजार डॉलर थे। उनके पे बहुत राइटर थे, और यूएस के राइटर्स के रेट का आपको आइडिया होगा, लोगों को आइडिया नहीं होगा, मुझे भी आइडिया नहीं था कि यार इतने फॉर आर्टिकल्स, बिलीव नहीं हो रहा था मेरे को। तो फिर उस टाइम उन्होंने मुझे 20% ऑफर किया इन द कंपनी। जो ब्लॉग था उसमें 20% स्टेक मुझे ऑफर किया। ब्लॉग में 20% ऑफर? जी हाँ, ठीक है। ब्लॉग की अर्निंग्स पे नहीं, यूट्यूब में नहीं। अच्छा, ब्लॉग की अर्निंग पे नहीं, ब्लॉग की अर्निंग पे नहीं, हाँ, ब्लॉग की कैपिटल पे। ओके। तो बेसिकली अगर मैं स्टॉक से एग्जांपल दूं, अगर आप कोई स्टॉक खरीदते हो किसी भी स्टार्टअप वगैरह का, तो आप जब वो स्टॉक आप बेचते हो तब आप उस पर प्रॉफिट लेते हो। ओके। फॉर एग्जांपल, बट अगर आप कोई रिलायंस का स्टॉक लेते हो, रिलायंस आपको डिविडेंड पे करता है। वो डिविडेंड वो किस पे करता है? अपनी कंपनी की प्रॉफिट पे। तो इसमें यही सीन है कि मैंने जो ब्लॉग लिया, मैंने इक्विटी ली है ब्लॉग में, मैंने इक्विटी विद डिविडेंड्स वाला नहीं सीन लिया। समझ गया मैं। तो ये हुआ था। तो उन्होंने 20% तुम्हें ऑफर क्यों किया ऐसा? क्योंकि उनको थोड़ा प्राइस कट करना था। अभी तक $1000 में बात हो रही थी, अब थोड़ा 700 पे आ गया था। ठीक है। तो मैंने चलो मान लिया, क्योंकि मेरे लिए $700 ही बहुत है, 50,000 के आसपास रुपए। यस। और मेरे दिन का 1 घंटे का भी काम नहीं है, 1 घंटे का काम बस। अगर आप खुद सोचो, महीने का 30 घंटे का काम वो बोल रहे हैं। अच्छा, क्या ही करूंगा मैं? 1-2 घंटे। आप वेबसाइट थीम कितनी बार अपडेट करोगे? सही बात। रोज अपडेट करने की कोई जरूरत बनता भी नहीं है। कितना ही काम कर लूंगा मैं उस पे, वेबसाइट पे। तो कुछ नहीं था, बट मुझे बिल करना था, मैं डाल देता था कि हाँ मुझे वेबसाइट अपडेट करने में 1 घंटा लग गया। ठीक है। वो सब ना चलता रहता था। फिर उसके बाद जो मैं पैसे कमा रहा था, उसको मैंने अपनी एजेंसी खोलने में इन्वेस्ट किया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी स्किल सेट थी वेबसाइट की। अब मार्केटिंग की भी स्किल आ गई थी थोड़ी बहुत। तो मैंने एक अपनी एजेंसी खोली। इसका मैंने सबसे पहले नाम रखा था नेक्स्ट स्टैलियन। पूरा नाम था नेक्स्ट स्टैलियन डिजिटल। ये डोमेन मैंने रखा 1 साल के लिए। हालांकि इस 1 साल मेरी कंपनी काफी ग्रो कर गई। ग्रो कैसे हुई? डिजिटल एजेंसी वाली? जी हाँ, डिजिटल एजेंसी। मैंने सबसे पहले शुरू किया वेबसाइट डिजाइन सर्विस फॉर एवरीवन। उतना अच्छा काम नहीं हुआ। वेबसाइट डिजाइन मतलब ब्लॉग, वर्डप्रेस से ही रिलेटेड या फिर हार्डकोर डेवलपमेंट? वर्डप्रेस से रिलेटेड, मेनली फोकस्ड ब्लॉग पे। ठीक है। आप आर्टिकल लिखने के लिए आपको मैं अच्छा खासा प्लेटफॉर्म बना के दे रहा हूँ विद गुड होस्टिंग। ठीक है। ये मैंने 1 साल करा। और इसमें मुझे 2-3 बैड क्लाइंट्स भी मिले। तो फिर मैंने रिसर्च किया कि इन बैड क्लाइंट्स को मैं कैसे अवॉइड करूं। और मैं पैसे कमा रहा था अच्छा खासा, मेरे पास पैसों को यूज था नहीं। उस टाइम में 18 का था भी नहीं कि मैं इन्वेस्ट कर सकूं। हालांकि मुझे डीमैट अकाउंट इन सब के बारे में पता था, बट मैं इन्वेस्ट कैसे करता? मैं लीगल एज का था नहीं उस टाइम पे। तो सारे ट्रांजेक्शन भी अपने मम्मी के अकाउंट से कर रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि अब कुछ कर सकता हूं मैं अपने में इन्वेस्ट। वो होगा एक प्राइवेट कोचिंग। ठीक है। एक तरीके से लाइक एजेंसी को मैं कैसे ग्रो करूं, इसके आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है। $200 से लेके 2 लाख तक के, कितने भी महंगे चले जाओ, वो तो आपको पता ही है कि आप घंटे के लाख रुपए के कोर्सेज ले सकते हो। फिर मुझे एक एजेंसी टीचिंग स्कूल का ऐड आया, जिसका उस टाइम पे नाम था WP एलिवेशन। अभी के नाम पे उसका नाम है एजेंसी मैवरिक्स। ठीक है। उनका एक कोर्स है WP ब्लूप्रिंट, मतलब वर्डप्रेस ब्लूप्रिंट। वो था उस टाइम पे $1000 का, करीब 75,000 आज की तारीख में। हाँ, मेरे लिए $1000 उस टाइम बहुत था। आपकी कमाई ही 50,000 रुपए है। 70,000 का एक कोर्स, मतलब कि मैं ऐसा देख रहा था कि मैं अपने 50 घंटे डाल रहा हूँ इस कोर्स में। मैं अपने हमेशा 50 घंटे का कोर्स? हाँ, मैं अपने हमेशा अपने पैसों को वैसे अर्निंग, टाइम वैल्यू में देखता था कि मैं कितना टाइम वैल्यू डाल रहा हूँ इसमें। वो फिर मैंने कोर्स खरीदा। मुझे लगा कि बहुत लंबा कोर्स होगा, स्टार्टिंग से एंड तक सिखाएंगे। यूडीमी जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि यूडीमी में आपको 50-50 घंटे के कोर्सेज मिलते हैं 300 रुपए में। वो कोर्स निकला 6 घंटे का। पहले मैं डर गया कि 6 घंटे में मुझे ऐसा क्या सिखा देगा। तो उसने प्रोमिसेस किए थे वीडियो में, मतलब जो सेल्स पिच वाली वीडियो होती है उसमें था कि आप इस कोर्स के बाद $5 पर वेबसाइट लोगे, $10,000 लोगे, ऐसा। तो मैं भी खुश हो गया कि चलो इतना भी हो सकता है क्या, क्योंकि तो मैं 100 वेबसाइट में भी ना कमा पाऊं इतना। फिर मैंने कोर्स करा। फिर भी मैंने कॉन्फिडेंस है, वो ड्रिप फीड कंटेंट था, मतलब कि आपने एक लेसन करा, अब आप अगला लेसन अगले दिन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक बार में सारा कर लिया। और होमवर्क वगैरह थे, मतलब कि जो भी आपने सीखा उस वीडियो में नोट वगैरह करो। तो मैंने रिलीजियसली पूरी कोर्स को फॉलो करा। मैंने आधा कोर्स ही मैंने किया था। और मेरे पास 1-2 क्लाइंट थे, आए थे वर्ड ऑफ माउथ से, मतलब कि रायन या फिर जो बाकी मेरे क्लाइंट्स थे उनके रेफरल के थ्रू आए थे। मैंने उनसे एक्सपेरिमेंट चालू कर दिया। तो सबसे पहला प्रोसेस है कि आप उनको एक अपने वेबसाइट पे फॉर्म पे बुलाओ, जहाँ पे आपने सब पहले से डिफाइन कर रखा है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल उनके कंपनी के गोल्स क्या हैं,
अच्छा, ये कोर्स से पता चला? जी हाँ, मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन इरेवेलेंट है एक तरीके से, बट जब आप पूछते हो अपने सामने वाले बंदे से कि आपके कंपनी के गोल्स क्या हैं, आप उनको ये बोलते हो कि अगर आपके गोल्स मेरे गोल्स से मैच कर रहे हैं तभी हम आपके साथ काम करेंगे, उनको लगता है कि ये तो कोई कोठी बंगले वाला लड़का है। तो फिर उसके बाद एक दूसरा स्टेप होता है, आप उनको प्रपोजल भेजो। पहले मैं सीधा ईमेल पे लिखता था कि मेरा 1000 रुपये कोट है ये वो, मैंने फिर प्रपोजल चालू करा सॉफ्टवेयर से जिसका नाम है nussi.com, NUSSI.com। ठीक है। प्रपोजल का टेम्पलेट भी उस कोर्स से मिल गया था। मैंने सिर्फ चीजें रिप्लेस करी, जैसे होता है ना, क्लाइंट नेम रिप्लेस कर दिया, वेबसाइट नेम रिप्लेस कर दिया, कोड में डाल दिया। उन्होंने कोड डाला था वैसे 10,000 का बाय डिफॉल्ट, मैंने उसको 10 को हटा के 5 कर दिया। 5 अभी हाथ कहाँ पर रहते मैंने मैंने भेज दिया। अब उन सॉफ्टवेयर से आप देख सकते हो कि आपका सामने वाला क्लाइंट किस सेक्शन पे कौन सा टेक्स्ट कितनी देर पढ़ रहा है। और इन जो मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है उनके टर्म्स एंड कंडीशन पेजेस भी बहुत सारे लंबे होते हैं। और बिल्कुल सेट ऑफ रूल्स होते हैं, मतलब जो सामने वाला बंदा पढ़ के समझ जाता है कि यार ये तो बहुत मतलब डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाएगा अगर कुछ भी चीजें आगे पीछे, मतलब आपको बर्नआउट नहीं करवा पाएगा वो, जैसा मेरा पहले हो रखा था। 2-3 बार ईमेल आगे पीछे हुआ, वो भी सिर्फ प्राइस को लेके नहीं कि मतलब क्या हम कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट में वगैरह, एंड देन वो एक्सेप्ट हो गया। फर्स्ट मेरी पहली इतनी बड़ी डील हुई $5,000 की। अच्छा। इसके पहले मेरा मैक्सिमम होता $2,100 पे, उस वाले क्लाइंट से मेरा बहुत बेकार एक्सपीरियंस रहा था। ओके, तो अब एक चीज पूछूंगा, जब ये $1,200 का कोर्स ले रहे थे, $1,000 वॉटेवर जो कोर्स था, तो ये जब कर रहे थे, क्योंकि यूजीबी में 50 घंटे का कोर्स आपको मिल जाता है इससे 1/10 प्राइस में। जी, तो ये जब 5-6 घंटे का कोर्स निकला तो दिमाग में क्या फील क्या आया? दिमाग में तो यही आया कि मैं बेवकूफ बन गया हूँ। बेवकूफ बन गया? हाँ बिल्कुल, कि आप इतना ज्यादा पैसा दे रहे हो एक कोर्स के लिए, उसमें आपको इतना छोटा सा कंटेंट मिल रहा है, 60-70 हजार रुपए, इसमें आप मतलब इतने नॉर्मल किसी डेयरी से कर सकते हो किसी कॉलेज से, नॉर्मल। तो फिर मैंने फिर भी देखा कि आखिर इसमें कंटेंट क्या है। जब मैं उस कोर्स से गया तो ब्लॉगिंग का कंटेंट ऑलमोस्ट 0, बेसिक्स, वर्डप्रेस कंटेंट ऑलमोस्ट 0, मेनली कंटेंट था माइंडसेट शिफ्ट, अच्छा, एंड देन मार्केटिंग। ओके, जो एक पर्सनल डेवलपमेंट सॉर्ट ऑफ होता है ना, उसका मेन उसका कोर्स था। मेन एक्चुअली यही है जो मैं समझा हूं अभी इस फील्ड में आके खुद भी, कि बहुत कुछ माइंडसेट है और बहुत ज्यादा मार्केटिंग भी होती है चीजें, और आपको ह्यूमन बिहेवियर भी समझना पड़ता है, क्लाइंटेल। क्योंकि हमारा जो एक्चुअली हम इंडिया में पले बड़े हैं, यहाँ पे हर चीज तो प्राइस सेंसिटिव कंट्री, ₹1 के लिए पता है इधर उधर क्लाइंट भाग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इस चीज से घबराए हुए होते हैं, और हमारे जो क्लाइंट होते हैं बाहर के, उनका माइंडसेट ही बिल्कुल अलग है। ठीक है, वो अलग तरीके से सोचते हैं, तो वो सारी चीजें इस कोर्स में पता चली। वो बाहर के क्लाइंट से मैंने ये नोटिस किया है, वो हमेशा टाइम प्रेफर करते हैं ओवर मनी। इंडिया में उसका ऑपोजिट है। यहाँ पे लोग $10 बचाने के लिए 1 घंटा वेस्ट कर सकते हैं, वहां के लोग $100 छोड़ सकते हैं अपने 1 घंटा बचाने के लिए। इसका रीजन भी है, मैं बता रहा हूं कि जैसे मैं यूएस में गया जी, ओके, सबसे पहले तो वहां पे क्या हुआ कि मैं पहुंचा और टीसीएस की तरफ से उन्होंने मुझे यूएस भेजा था, ठीक है, 2 साल के लिए। तो सबसे पहले वो होटल में आपको स्टे कराते हैं, मैं होटल में स्टे किया, और वहां पर क्या हुआ कि हम यहाँ होटल में जाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास बिस्लरी की बोतल रख देते हैं। ओके, पानी था नहीं, कोई भी बोतल नहीं थी, बिस्लरी तो छोड़ो, कुछ भी नहीं था। तो मैंने रिसेप्शन पे कॉल किया, मैंने कहा कि सर पानी नहीं है। तो कह रहे कि टैप वाटर है, आप ले लो। मैंने कहा टैप तो कहीं दिख नहीं रहे। तो मैंने कहा बाथरूम में है टैप, वहां से ले लो। तो मैंने कहा बाथरूम में, इज इट ड्रिंकेबल, पीने लायक? हाँ। मैं गया टैप में, और बाथरूम में, मतलब एक ही टैप था, बाथरूम में गया, वहां पे प्रॉपर एक ग्लास रखा हुआ था जिसको आपसे पानी पीना था। मैंने कहा भाई ये तो धर्मभ्रष्ट हो जाएगा, बाथरूम का पानी मैं पीऊंगा, ठीक है, कि मैं क्या बोलूंगा कि पैसे कमाने के चक्कर में बाथरूम का पानी पी रहा हूँ। मैंने कहा कुछ नहीं हो सके, मैं नीचे गया, ठीक है, मैं परेशान था, नीचे गया, एक बंदा सफाई कर रहा था। ओके, तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई प्रॉब्लम है, मुझे ना पानी खरीदना है जाके बाहर से। तो कहने लगा कि बस मेरी शिफ्ट पूरी हो जाने दो, आधा घंटा लगेगा और फिर मैं तुम्हें पानी ले जाने के लिए, खरीदने के लिए ले चलूंगा। ठीक है, आधे घंटे में शिफ्ट खत्म हुई, मैं वहां घूमता रहा। वो गया, कार में बिठाया, BMW कार थी उसके पास, अरे वो साफ कर रहा था BMW कार। तो वहां पर क्या है ना कि हमारे जो छोटे छोटे से काम है जिनकी हम रिस्पेक्ट नहीं करते, जो हमारे हेल्पर्स हैं, उनको ही बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं। बिल्कुल, तो पैसे की इतनी वैल्यू वहां पे है नहीं, तो दे नो उसका। आप इससे मैं ये भी समझाना चाह रहा हूं कि माइंडसेट भी आप समझ रहे हो कैसा है। और दूसरी चीज में पानी, मैं एज अ पर्सन, हम क्या कहते हैं, हम लोग को लगता है टॉयलेट का पानी है। वहां का जो पानी है, जो बड़े बड़े अमीर आदमी भी हैं, वो टॉयलेट का पानी पी लेते हैं, क्योंकि जो पानी होता है वो दैट इज ड्रिंकेबल वाटर, क्लीन वाटर है, दैट इज क्लीन वाटर। ठीक है ना, हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हम तो आरओ पे डिपेंडेंट है पूरा, कि आरओ नहीं है तो हम पानी नहीं पी सकते। तो ये एक, बस सॉरी बीच में तुम्हारा रोक दिया, मुझे कहानी सुनाना जरूरी था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब फिर क्या हुआ, अब इतने बड़े बड़े क्लाइंट मिलने लग गए, तो क्या किया उसके बाद? मैंने फिर एक और बहुत बड़ी बेवकूफी करी। अच्छा, और बड़ी बेवकूफी करी? हाँ,
तो मैंने पहले 1200 का कोर्स किया था, अब मैंने अराउंड 3000 का कोर्स ले लिया, वो भी 2-3 एक साथ। माय गॉड, उसी कंपनी के या फिर अलग? उसी कंपनी के। ठीक है। उनका वो एक मेन प्रोडक्ट था। हाँ। और उनके और भी बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स थे। ठीक है। पहले तो मैंने सीखा कि आप अपने ब्लॉग को कैसे मार्केट कर सकते हो। हाँ। अब ब्लॉग को मार्केट करने के साथ साथ आप उनके साथ और भी सर्विसेज बेच सकते हो। हाँ। जैसे कि SEO। हाँ। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मुझे पता चली, SEO आता था उस समय? नहीं आता था। सीखना था। हाँ। देखा, मतलब पता था SEO के बारे में। हाँ। टेक्निकल SEO के बारे में पता था। ठीक है। जो हम सिंपल H1 हाँ। रोबोट्स हाँ। वगैरह करते हाँ। हो, वो सब चीजें पता थी। हाँ। लोकल SEO या फिर ऑर्गेनिक SEO। हाँ। जो भी मतलब एक मतलब SEO की सर्विसेज बेचने के लिए मैं कह रहा हूं कि बेसिक भी अगर आपको आता है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, तो सब कुछ कर सकते हो। बिल्कुल। मेरे ख्याल से तो कोई भी अभी SEO सर्विसेज बेच सकता है। आपको क्या चाहिए? एक अच्छा खासा क्लाइंट, और जो भी उसकी डिमांड्स है वो आप सुनो, गूगल पे जाओ, कितने सारे रिव्यूज मतलब आपको गाइड मिल जाएंगे। बड़े बड़े वेबसाइट से, जैसे कि Href से कितने सारे आर्टिकल्स लिखते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, हाउ टू डू मतलब टू डू आर्टिकल्स लिखते हैं। आप बहुत सारे फॉलो कर सकते हो, आराम से पैसे कमा सकते हो आप। तो फिर मैंने इन 3000 का कोर्स लिया, जिसमें बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज थे, जैसे कि हाई टिकट फनल। ये बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ चेकआउट पेज होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई कोर्स बनाते हो, तो कोर्स का जो लैंडिंग पेज है वो किस तरीके से डिजाइन होना चाहिए, प्राइसिंग कहाँ पे होनी चाहिए, टेस्टिमोनियल कहाँ पे होना चाहिए, उसका एक थोड़ा लेआउट होता है, थोड़ा डिजाइन लैंग्वेज होता है। ये इसको थोड़ा सीखना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है कस्टमर का माइंडसेट। तो ये कोर्स तो 3 घंटे का था, $1000 3 घंटे का। जो सीखा मैंने, अगर थोड़ा सा मैं रिसर्च करता, मैं कहीं ना कहीं से निकाल लेता। फ्री में भी कर सकते, बिल्कुल कर सकता था। तो फिर भी मतलब मुझे लगा कि अगर मैं इस चीज के लिए पे कर रहा हूँ, मैं इसका रिटर्न निकालने के लिए कुछ भी कर दूंगा। वो चीज थी। SEO का भी सेम। और फिर जो मैंने बताया, वेबसाइट केयर प्लान्स या मेंटेनेंस प्लान जिसको बोलते हैं, एक वो चीज। तो ये इसके लिए तो मैंने स्टार्टिंग में चार्ज किया $100। जैसे कि मैंने किसी वेबसाइट क्लाइंट के साथ काम किया, मैंने ब्लॉग बनाई। अब उनके ब्लॉग बनाने के बाद उनको होस्टिंग चाहिए, और उनको पता नहीं है टेक्निकल चीजें, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आर्टिकल भी लिखे, वो किसी और से आर्टिकल लिखवाते हैं, तो वेबसाइट कैसे मैनेज करेंगे वो। तो वो उनके लिए मैं करता था। वेबसाइट मैनेजमेंट में क्या आता है, चेक करना कि वेबसाइट पे कोई अटैक ना आ रहे हो, कोई वेबसाइट पे आपके स्पैम ना डाल रहा हो, सिंपल चीजें। और इसके लिए आपको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर को एक बार आप रन करो वेबसाइट से, सब रिमूव, उसके लिए आप जितना मर्जी चार्ज करो। बस आपके पास एक रिपोर्ट होना चाहिए, इतना कंफ्यूजिंग रिपोर्ट कि सामने वाला पढ़े ही नहीं। बस ये काम करना था, और उससे ये फिर क्लाइंट के साथ अपसेल करने लग गए। और ये कैसे चार्जिंग कैसे होती थी इसकी? जो मैं प्रपोजल भेजता था ना वेबसाइट के लिए, उसमें ये ऑप्शनल में रहता था। अच्छा, टिक कर दो, आपका ऐड हो जाएगा। टिक नहीं किया, बाद में महंगा ऐड होगा इससे। तो ये सिंपल एक बम्प ऑफर इसको बोलते हैं। ठीक है। ये मैंने करना चालू कर दिया। $150 पे चालू किया, अभी $300 पे आके रुका हूँ। ठीक है। मेरा प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 98% है। ओके, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, $22 के आसपास लगते हैं मेरे को सॉफ्टवेयर यूज करने में। अच्छा, यू आर बेसिकली मतलब सॉफ्टवेयर यूज करा, रिपोर्ट जनरेट करके उनको दे दिया। जैसे वेबसाइट है, वेबसाइट में आपने प्लगइन डाला, प्लगइन में आपने API डाला, API से आपने सॉफ्टवेयर कनेक्ट किया, सॉफ्टवेयर से आपने सारे वेबसाइट सर्वेट किए। तो अगर मैं, अब जैसे मेरे पास अभी 20 के आसपास क्लाइंट्स हैं जिनका मैं वेबसाइट मैनेज करता हूँ। अब मैं हर वेबसाइट पे जाके थोड़ा ना अपडेट करूंगा। तो एक सॉफ्टवेयर है, मैंने उस पर एक क्लिक मारा, पहले वो सॉफ्टवेयर बैकअप बनाएगा, अपडेट करेगा, बिफोर आफ्टर चेक करेगा, रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट भी ऑटोमेटिकली भेज देगा। अच्छा, बात खत्म। अपने फोन में रिमाइंडर डालता हूँ कि हर 7 दिन में मुझे एक बार खाली बटन दबा देना है। अच्छा, तुम्हारा काम बस नोट लेने का है? बिल्कुल। वो भी नोट भी मैं कभी कभी नहीं देता, मैं क्लाइंट को बोल देता हूँ कि अगर कोई दिक्कत आती है तभी मैं आपको ईमेल भेजूंगा। क्योंकि उनको भी रिपोर्ट से क्या दिक्कत है, उनको भी रिपोर्ट क्यों चाहिए, उन्हें चाहिए कि साइट चलती रहे, बस बात खत्म है ना। पर मैं 2 महीने में रिपोर्ट भेजता हूँ जरूर, ताकि उनको लगे कि कुछ काम हो रहा है। नहीं तो यही लगे काम ही नहीं हो रहा कुछ। और एक और तरीका है जिससे मैं ये भेजता हूँ, जिसको बोलते हैं वेबसाइट यूजर मैनुअल। जैसे वेबसाइट है, तो जिसको वर्डप्रेस के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसके लिए मैं एक पूरा यूजर मैनुअल बना के देता हूँ, जिसमें उसके अकाउंट डिटेल्स होते हैं, उसकी IP एड्रेस होती है, उसका वेबसाइट कहाँ पे होस्टेड है, इफ इन केस कोई प्रॉब्लम आती है कहाँ कॉन्टेक्ट करना है, मंथली क्या मेंटेनेंस है। जो मैं करता हूँ सिंपल वही। अब जैसे मैं तो 1 क्लिक में करता हूँ, पर क्लाइंट थोड़ा 1 क्लिक में कर पाएगा, उसके लिए लंबी सी लिस्ट है। अगर आप वो लिस्ट को देखते हो ना, लगता है कि चलो आपका आधा घंटा गया। अच्छा, तुम अपने 1 क्लिक का बता देते हो कि 200 स्टेप किए। वैसे होते उतने स्टेप है। मेरे लिए वो ऑटोमेटेड है, मैंने फिगर आउट कर रखा है, टाइम थोड़ा कटेगा।
तो क्लाइंट देखता है कि उसको लगता है कि इसमें तो मेरा आधा घंटा चला जाएगा। हाँ। अब उसके लिए उसकी आधे घंटे की वैल्यू $300 से कहीं ज्यादा है। आधे घंटे के साथ एक और चीज मैं ऐड करूंगा कि कहीं मैं कुछ गलत कर दूं और साइट ब्रेक ना हो जाए। बिल्कुल, अगर उसकी साइट ब्रेक हुई तो वो 300 का $600 हो जाएगा। यस, मैं $300 ले लूंगा तो वेबसाइट ठीक करने का वो मेंटेनेंस का भी तो अलग जाएगा ना। यस यस, तो एक ये चीज है। ओके, तो यार और कुछ इंटरेस्टिंग किस्से जो इस जर्नी में हो बताओ। अब क्योंकि मैं अपने क्लाइंट्स के लिए मार्केटिंग कर रहा था तो मुझे लगा कि यार मुझे खुद के बिजनेस के लिए भी मार्केटिंग करनी चाहिए। ठीक है। कब तक मैं ऐसे जो चल रहा है उस पर चलते रहने दूंगा। फिर मैंने सोचा कि कैसी वेबसाइट को इम्प्रूव करूं। उस टाइम मैं देख रहा था कि जो प्रोफेशनल वेबसाइट्स हैं उनमें क्या स्टैंड आउट करता है। एक चीज था डोमेन। कुछ जो बहुत प्रीमियम एजेंसीज हैं उनके बहुत छोटे छोटे डोमेन होते हैं। मैंने एक डोमेन खरीदा ns.digital $500 में। ns.digital, हाँ, ns.digital, ठीक है। .digital डोमेन, और 2 वर्ड का बहुत महंगा जाता है वो। आपको अगर खाली भी लोगे ना, मतलब बिना ऑक्शन के, तो भी बहुत महंगा मिलेगा आपको, और उसकी ईयरली रिन्यू भी बहुत महंगी होती है। फिर मैंने ले लिया कि चलो एक रिस्क है, देखते हैं रिटर्न आएगा नहीं आएगा। डोमेन ले लिया, अच्छा लगा डोमेन, पसंद भी आया लोगों को, बट वो रैंक नहीं हुआ। 2 वर्ड का डोमेन है, कैसे रैंक होगा। और नाम ही मेरा बहुत कॉमन जा रहा था, लोगों से हिट कर रहा था कि ns.digital। मुझे पता है कि ns का मतलब नेक्स्ट स्टैलियन है, बट और भी एजेंसी थी जिनका ns से कुछ और था, तो कहीं भी मेरा रैंक नहीं हो रहा था। डोमेन मैंने हटा दिया, एक्सपायर होने दिया। फिर मैंने बहुत रिसर्च किया। मैंने एक मूवी देखी थी, मुझे इस मूवी से काफी इंस्पिरेशन आई, द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। जॉर्डन बेलफोर्ड की मूवी है। उसमें उसकी कंपनी का नाम था स्ट्रैटन ऑकमाउंट। उसका इस नाम का कोई ऐसे रीजन नहीं था, उसने बताया था मूवी में या फिर रियल लाइफ में भी, कि जस्ट बिकॉज ये नाम काफी रिच साउंड करता है, ये रिचेस को अट्रैक्ट करता है। उसी हिसाब से मैंने नाम सोचा स्टैलियन कॉग्निटिव। अब इसका मतलब क्या है, स्टैलियन एक हॉर्स है, मतलब जो बहुत एक्सपेंसिव हॉर्स होता है, बहुत फास्ट ब्रीडिंग हॉर्स होता है। कॉग्निटिव इज कि आप कैसे सोचते हो, किस तरीके से चीजों को सोचते हो, प्रोसेस करते हो। तो मैंने वर्ड दोनों को जोड़ा, स्टैलियन कॉग्निटिव, कि आप किस चीजों से मतलब इन चीजों को सोचते हो, अपने ब्लॉग के बारे में, कंपनी के बारे में, ग्रोथ के बारे में, और मैं उन चीजों को दौड़ा सकता हूँ। स्टैलियन कॉग्निटिव, बहुत दिमाग लगा के नाम सोचा, इसका ब्रांड ले लिया, और ये रैंक करने लग गया क्योंकि बहुत यूनिक नेम था। इसके नाम से कोई अभी तक कंपनी भी नहीं थी। क्लाइंट्स को भी काफी अच्छा नाम लगा। क्लाइंट्स जो यूएस के नेटिव क्लाइंट्स है वो ही नहीं बोल पा रहे थे तो उन्होंने खुद बोला कि हमें नाम का मतलब तो नहीं पता, बट बहुत अच्छा नाम है। तो इससे मतलब लगा कि चलो ये काम कर गया। वजन तो होता है। हाँ, नाम में काफी वजन होता है। इससे एक और पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छा सा। तो फिर इसके बाद मैंने अपनी कंपनी की मार्केटिंग शुरू करी, अच्छा खासा गया। बट मैंने मार्केटिंग सिर्फ अब तक 2 टाइप की करी। एक तो वर्ड ऑफ माउथ है, यानी कि जिन क्लाइंट के साथ मैंने काम किया उनके वेबसाइट पे मैंने डाल दिया कि डेवलप्ड बाय स्टैलियन कॉग्निटिव। ठीक है। जिनको मैं मैनेज कर रहा हूँ, मैनेज्ड बाय स्टैलियन कॉग्निटिव। अगर आप न्यूज़पेपर थीम को देखते हो, वो भी बॉटम में डालते हैं ना कि डेवलप्ड बाय दिस डेव टीम वगैरह, वैसा, या फिर मेड इन इंडिया, मेड इन प्राउड वगैरह, वो सब वैसा मैंने डाला। उससे क्या होता है कि जो लोग देखते हैं, जो उनकी वेबसाइट पे आते हैं, कह रहे थे वेबसाइट पे बहुत अच्छी है इसकी, नीचे जाते हैं, ये आखिर नीचे के मतलब कोई डाला होगा, लोगों को पता रहता है कि नीचे कुछ ना कुछ होगा, देखते हैं कि अच्छा इसने डेवलप किया है, क्लिक करते हैं मेरे पे, तो मेरे पे इस पे ट्रैफिक आता है। वो ट्रैफिक बहुत आता है बट कन्वर्ट बहुत कम करते हैं। बट मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो कन्वर्ट करते हैं वो हाई टिकट क्लाइंट होते हैं, यानी कि उनका बजट इतना होता है कि उन्हें मैं 100 क्लाइंट्स को लपेट सकता हूँ। ठीक है। तो मतलब मेरा गोल वही है, ज्यादा मतलब ये गोल नहीं कि मैं साल भर में $1 मिलियन सेल करूंगा, बट मेरा यही कि अगर मैं कम भी सेल करूंगा, मैं बहुत कम लोगों से सेल करूंगा। क्योंकि इसमें फायदा क्या है कि आपका क्लाइंट बेस कम रहता है ना, मैनेज करने बहुत आसान रहता है, रोज 10-10 ईमेल्स नहीं आते, और जितने महंगे क्लाइंट्स उतना ईजी रहता है उनको मैनेज करना। यस, ये तो है। ठीक है। तो ये इस तरीके से फिर एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया कि नाम, अगर आप एक मार्केटिंग एजेंसी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हो, उसका फर्क तो पड़ता है। दीनदयाल पांडे अगर नाम आता है या फिर विक्टोरिया टर्मिनल नाम आता है, तो नाम में फर्क तो पड़ता है। आपके विक्टोरिया में लगेगा यार कुछ अलग सा नाम है। और जो मैंने आपको बताया कि नाम से एक और चीज, आप स्टैलियन कॉग्निटिव तो चलो रैंक हो गया, मेरा नाम आदित्य राज। मुझे एक चीज पता है कि अगर आपको कोई भी बिजनेस बनाना है, आपको बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है, बनाते रहना है, सीरियल एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आपको पर्सनल ब्रांडिंग करनी बहुत जरूरी है। इसका एग्जांपल मैं दूंगा कुणाल शाह का, जो क्रेड के फाउंडर है। उनको लोग जानते हैं, क्रेड से नहीं, उनकी वजह से क्रेड को जानते हैं। सही बात है। और इसके अलावा अश्विनी ग्रोवर, भारत पे को जानते हैं लोग अश्विनी ग्रोवर की वजह से, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो वैसे मेरा नाम आदित्य राज बहुत बेसिक सा था। जब मैंने गूगल किया तो एक कपूर भाई साहब आगे, आदित्य राज कपूर, कोई एक्टर नहीं है, बट जस्ट बिकॉज वो कपूर खानदान से है, उनको वो नॉलेज पहले मिला हुआ था। ठीक है। मैंने बहुत पीआर करवाया, बहुत मैंने वेबसाइट्स पे इंटरव्यू दिया, याहू फाइनेंस तक पे मैंने इंटरव्यू दिया।
मेरा उस न्यूज जो कुछ सेक्शन होता है ना उसमें रैंक किया 2-3 दिन के लिए, हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा। अब मेरी मदर का सरनेम है सिंह, मेरे में कभी लगा नहीं था सिंह, क्योंकि मुझे लगता था मेरा नाम बड़ा है, बड़ा लगता था मुझे नाम अपना बड़ा करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आदित्य राज मैंने अपना नाम चेंज किया आदित्य राज सिंह। अच्छा, नाम चेंज कर लिया। हाँ, और मैंने एक स्टेप में आगे गया, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स में इसका नाम चेंज कर दिया। डॉक्यूमेंट्स में भी चेंज करवा दिया? हाँ, ताकि मैं कभी झटके से वापस ना जा पाऊँ कि नहीं यार मुझे चेंज वापस करना है, जाना है तो ऑल इन, पीछे नहीं जाना है, गए ऑल इन, मतलब करना है तो फुल करना है, नहीं तो नहीं करना है। और इसका काम भी फायदा भी हो गया। अच्छा, इसका फर्क भी पड़ा? हाँ। आदित्य राज सिंह अगर आप सर्च करोगे सबसे पहले ऊपर मेरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है। आदित्य राज सिंह एज, आदित्य राज सिंह नेटवर्थ, आदित्य राज सिंह बिजनेस फाउंडर वगैरह सब उसमें मैं रैंक कर रहा हूँ। ओके, मेरे को नॉलेज पैनल। और इस नाम चेंज से कुछ फर्क भी पड़ा क्या? अगर मैं बात करूं थोड़ा सा ये बेवकूफी वाला रीजन हो जाएगा, बट मुझे ये लगा था कि अगर मैं अपना नाम थोड़ा लंबा करता हूँ, थोड़ा हैवी करता हूँ, तो थोड़ा एक वो ना असर्टिव पर्सनालिटी आएगी, थोड़ा मैस्कुलिनिटी पर्सनालिटी आएगी मीटिंग्स वगैरह में, क्लाइंट्स वगैरह में। क्योंकि मुझे लगता था कि आदित्य राज काफी सॉफ्ट सा नेम है, आदित्य राज सिंह थोड़ा सा इसमें वजन लगता है, भारी आवाज। हाँ, भारी आवाज में थोड़ा सा लगता है कि हाँ थोड़ा सा वैसा। मैंने भी ऐसे ही किया था कि जब मैं YouTube में नहीं था, पवन अग्रवाल डालता था, तो इतना कॉमन नेम है कि मैं बता ही नहीं सकता, तो मेरे को भी अपना नाम चेंज करना पड़ गया था, पवन आजाद अग्रवाल। बट सिर्फ मैंने फेसबुक में नाम चाहिए था, कहीं डॉक्यूमेंट में कुछ भी चेंज नहीं किया था, क्योंकि मेरे डैड का नाम आजाद है। अब भाई हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे कि ये सारी चीज तो ठीक है, पैसा कितना कमा रहे हो? अब देखिए, इनकम के भी बहुत तरीके हैं। आपका डायरेक्ट इनकम कितना है, फॉर एग्जांपल सैलरीड, फ्रीलांसिंग, या आपका पैसिव इनकम कितना है, या फिर आपने कितने एसेट एक्वायर कर रखे हैं। तो अगर मैं अपने डायरेक्ट इनकम की बात करूं, और डायरेक्ट में मैं पैसिव, एफिलिएट, एसेट्स क्या क्या है? एसेट्स में स्टॉक्स जो मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, क्रिप्टो, रियल एस्टेट यानी कि घर, और कंपनी में इक्विटी, जो कि मैं इस पर थोड़ा हाईलाइट डालूंगा क्योंकि ये सबसे बड़ा एक तरीके का मेरा एसेट है। और जो मेरी खुद की कंपनी, अब मैं खुद की कंपनी की वैल्यूएशन कैसे करता हूँ, एक तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप ये कंपनी कितनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है उस पे, या फिर आप ये कंपनी को कितना ऑफर आया है, तो जो भी आपका ज्यादा वैल्यू है आप उसको लेके चल सकते हो। फॉर एग्जांपल भारत पे उनको $3 बिलियन का ऑफर आया था, तो इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी की वैल्यूएशन उतनी करी। वैसे ही मुझे 2020 में जब पैंडेमिक चल रहा था, कोविड चल रहा था, उस टाइम मुझे $500,000 का ऑफर आया था, यानी कि ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ रुपए। 3.5 करोड़ किसका ऑफर आया था? स्टाइलिन कॉग्निटिव को एक्वायर करने के लिए। सिर्फ आपकी जो डिजिटल एजेंसी कंपनी है, तो आदित्य की एक डिजिटल एजेंसी कंपनी है जिसको ऑफर आया था $500,000 का एक्वायर करने का। फिर क्या किया? और आपको ये समझना होगा कि जब आपके पास ऑफर आता है आपकी एजेंसी एक्वायर करने का, तो आपकी वेबसाइट में इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपके कस्टमर बेस में इंटरेस्टेड है। ओह माय गॉड! उनको वेबसाइट से क्या लेन देना, वो सेम वेबसाइट झटके से रेप्लिकेट कर सकते हैं। मैं सोच रहा था यार कौन बेवकूफ होगा, $500,000 दे रहे हो आप। समझ में आया कि उन्हें क्लाइंट बेस से मतलब है। और जैसे अगर आप रिसर्च करोगे, जैसे TCS है, मैंने इस पर काफी रिसर्च किया है। TCS बहुत सारे छोटे छोटे मार्केटिंग एजेंसीज एक्वायर कर रखा है उसने फॉर $millions in UK। ओके। और वो उनको एक्वायर करती है, उनका काम वैसे चलता है, और उनका रेवेन्यू लेती है। ठीक है, तो 3.5 करोड़ में सेल करा था कि नहीं करा था? फिर नहीं करा था, मैंने 10 मिनट में रिजेक्ट कर दिया था। 10 मिनट लगे भाई साहब को $500,000 रिजेक्ट करने के लिए। और उस टाइम मेरी अर्निंग बहुत ज्यादा थी भी नहीं, 1-2 लाख के आसपास थी एजेंसी से। इतना बढ़िया ऑफर था। हालांकि अगर मैं सेल करता मैं भी काफी प्रॉफिट में होता। मैंने गलती करी, बट मैं गलती से मैंने सीख भी लिया। तो एक मैंने कैसे रिजेक्ट किया, जिनके साथ मैं कोचिंग कर रहा था, जैसे मैंने बताया, जिसमें मैंने $1,000 खर्च किए सीखने के लिए, उनसे मैंने कंसल्ट किया। वो ऑब्वियसली वो तो खुद ही मिलियंस में कमाते हैं, उनको पता था कि पोटेंशियल क्या है मेरी एजेंसी की या मेरी क्या है। भी 2 साल ही हुए हैं, यंग हूं मैं, लंबा चलाऊंगा। इसलिए उन्होंने बोला कि ठीक है, बट यू शुडंट सेल इट। बट अगर कोई और होता है 30 के आसपास का, उसको बेच देना चाहिए था। बट क्योंकि मैं यंग हूँ, मेरे में काफी पोटेंशियल है, बहुत लंबा मैं चला सकता हूँ एजेंसी को, इसलिए अभी सेल करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये एक एजेंसी की वर्थ हो गई 3.5 करोड़ की, तो एजेंसी हम मान ले। इसके अलावा और क्या एसेट्स वगैरह? इसके अलावा जिनके साथ मैं काम करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल रायन स्क्रिबनर, और उनकी जो एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, उसमें स्टार्टिंग में मैंने 20% स्टेक एक्वायर कर लिया था। और उसको रिसेंटली आई वुड से पिछले साल ही $4 मिलियन का ऑफर आया था। माय गॉड! तो अगर उसके हिसाब से 20% स्टेक देखे मेरा, वो अप्रोक्सीमेटली कितना हुआ, $0.8 मिलियन, यानी कि $800,000। ओके। और अगर हम उसको INR में कन्वर्ट करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 6 करोड़। मैं कंफर्म नहीं हूँ इस पे लेके, बट इतना ही होगा। तो अगर हम मेरी एसेट एज ए नेटवर्थ में देखें, जो मेरी इक्विटी एसेट वाइज ही है, तो 10 करोड़ के आसपास हो गए। जी हाँ, 10 करोड़ एज एन एसेट वाइज हो गए मेरे पास। जो मेरे पास
इक्विटी है मेरी, क्योंकि मेरी खुद की कंपनी में 100% इक्विटी है, उस कंपनी में 20% इक्विटी है। इसके अलावा स्टॉक मेरे पास अभी होल्डिंग्स बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने रिसेंटली शुरू किया, 2 साल पहले ही मैं 18 का हुआ, मैं डालना शुरू किया है इसलिए। और क्रिप्टो में भी मेरी काफी मतलब इन्वेस्टमेंट्स पड़ी है। क्रिप्टो में इसलिए पड़ी है बिकॉज जो मैंने बहुत सारी पेमेंट्स अपनी मंगवाई है क्रिप्टो में मंगवाई है, यूएसडीटी में, जो कि एक स्टेबल कॉइन है, उसकी वैल्यू अप डाउन नहीं होती है। इसके मंगवाने का रीजन क्या है, उनका भी टैक्स बचता है, उनका भी काम निकल जाता है, और मेरा भी टैक्स बचता है, मेरा भी काम निकल जाता है। ट्रांजैक्शन फीस 0%। ओके, जो क्रिप्टो का रियल यूज है वही। ठीक है, तो ये तो। और अगर अपन आईएनआर की बात करें टोटल, की आईएनआर में कितना अभी एसेट्स को अगर हम हटा दें तो कितना टोटल के करीब अर्निंग हो गया होगा? एसेट्स को अगर हटा दे तो मेरी लाइफ टाइम अभी अर्निंग हो चुकी है आईएनआर में अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़, 1 करोड़ के आसपास हो चुकी है। ठीक है, तो भाई साहब ये हमारे पास एग्जाम्पल बैठे हैं, 20 साल में करीब करीब 10 करोड़ की वैल्यू लेके बैठे हुए हैं। 1 करोड़ तो क्या कैश लेके बैठा हुआ है, प्लस भाई साहब जो चीजें बताई ना, मेरा तो सर हिल रहा है यार। एक चीज मिस हो गई मेरी, जो रायन वाला एग्जाम्पल बता रहे थे ना, गेस्ट पोस्ट वाला, वो ब्लॉग वाला। हाँ, तो अब मैंने उनके साथ शुरू किया था एज अ ब्लॉग डेवलपर, फिर मैं एसईओ मैनेजर पे प्रमोट हुआ, वो क्योंकि मैंने एसईओ के बारे में बहुत सीखा। फिर मैंने बताया कि एसईओ में हमें ये करना चाहिए, उन्होंने बोला कि आप ही हैंडल कर लो। ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, ब्लॉग भी कर रहा, एसईओ भी कर रहा। फिर मैं प्रमोट हो गया सीटीओ पे, बोर्ड मेंबर्स जो होते हैं सीटीओ सीएमओ वगैरह में, उनमें आ गया मैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ बताता हूँ मेरे जो नीचे लोग हैं जूनियर लेवल पे जो डेवलपमेंट करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरा काम अब डेलीगेशन का है, सब सिर्फ स्ट्रेटेजी बनाना है टेक्निकल वाइज, जो एक सीटीओ काम होता है। तो मेरा एक ये भी काम होता है कि मैं ब्लॉग को टेक्निकली स्ट्रांग बनाऊं, एज इन की उनका जो टेक्निकल एसईओ वो स्ट्रांग करूं। इसके लिए मैं आउटरीच भी करवाता हूं और गेस्ट पोस्ट भी लाता हूं और स्पॉन्सरशिप भी लाता हूं वेबसाइट के लिए। तो स्पॉन्सरशिप मतलब गेस्ट पोस्ट हो गया। जी हाँ, जो मतलब कि ब्रांड है वो फीचर होना चाहते हैं ब्लॉग में, बस उतना। और जैसे हमारे ब्लॉग जो मेन ब्लॉग पेज होता है उसके ऊपर एक छोटा सा बैनर होता है, वो बैनर का प्लेस भी मैं मतलब सेल करवाता हूँ। ओके, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे हाथ। जी हाँ, तो ये इसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एज इन की ये मैं करवा देता हूँ। अच्छा, मैनेज करना। ठीक है, तो इसका चार्जेस जो बता रहे थे कितना एक गेस्ट पोस्ट का तुम लोग? अभी जो लास्ट मैंने आई गेस 2-3 महीने पहले, याद नहीं 2-3 महीने पहले ज्यादा हो गए होंगे, बट जो मैंने लास्ट खुद ही क्लोज करवाया था वो करवाया था मैंने $12,000 पे एक गेस्ट पोस्ट। जी हाँ, एक गेस्ट पोस्ट, और जो बैनर होता है वो 3 महीने के आसपास रहे उनका ऊपर, उसके लिए। ओके, तो एक गेस्ट पोस्ट का $12,000 अगर हम आईएनआर में निकालें तो कितना हो गया? ये करीब 9 लाख के आसपास रुपए का एक गेस्ट पोस्ट बिकता है। जो बंदा कहता है ब्लॉगिंग इज डेड, भाई साहब निकल जाओ, है ना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी निशेस भी हैं। आप है ना यहाँ पे इंडिया में पता है क्या लड़ते रहते हैं कि यार मेरा कीवर्ड ना लीक हो जाए, मैं इससे बात नहीं करूंगा, है ना, नेटवर्किंग नहीं बनाते। यहाँ पे एक आदमी 12 लाख रुपए, सॉरी कितना, 9 लाख रुपए में एक गेस्ट पोस्ट सेल कर रहा है। सीखो, नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उस कॉन्ट्रैक्ट में मेरा 20% भी रेवेन्यू था, मतलब कि मेरा बस इतना काम था कि मुझे एक प्रपोजल लिखना है, भेजना है। अब प्रपोजल वाली बात टेम्पलेट से पड़ा हुआ है ऑलरेडी। मैंने सिर्फ कंपनी का नाम डाला, प्राइस डाला, थोड़ा सा ऊपर नीचे चेक किया, थोड़े स्क्रीनशॉट डाले। स्क्रीनशॉट मतलब कि एनालिटिक्स का स्क्रीनशॉट। अब उसको थोड़ा बढ़िया करके देना होता है ना, ये नहीं कि आपने गूगल का स्क्रीनशॉट लगा। 9 लाख रुपए चार्ज कर रहे हो तो एक अच्छा प्रपोजल भेजना अच्छी है, क्योंकि वो ईमेल से कम्युनिकेट कर रहे थे। वो सामने वाली कंपनी भी इंप्रेस नहीं हो रही है, क्योंकि उतनी बड़ी कंपनी, उतना बड़ा बजट है, उनका एक पूरा डिपार्टमेंट होता है पीआर का, उनको पूरा हैंडल करना पड़ता है, उनको पूरा रिपोर्ट देना पड़ता है। तो बहुत सारे टूल्स हैं जैसे कि agencyanalytics.com, जहां पे आप अपना एनालिटिक्स जोड़ सकते हो और वो आपके लिए बहुत सुंदर रिपोर्ट बना के दे देगा। आपको बस पीडीएफ डाउनलोड करना है, चिपका के भेज देना है, बस उतना करना है। सामने वाली कंपनी आपका प्रपोजल कितना पढ़ रही है, कहां पे देख रही है, कहां पे क्वेश्चन कर रही है, वो आप वो सॉल्व कर लो, झटके काम है, और आपका वो साइन कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, बात खत्म। वेरी गुड। तो ये सारी चीजें बस सीखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर बंदे ब्लॉग नहीं बना पा रहे हैं, बनाओ यार। इतना इंटरेस्टिंग बंदा बैठा है जिसको कुछ नहीं आता था, इसने क्लाइंट को चार्ज करके सीखा। तो एक चीज ये भी यार अच्छी लगी कि काम चाहे आपको आता हो या ना आता हो, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मेडिकल फील्ड तो है नहीं कि आपके लिए मतलब करने से पहले सीखना पड़ेगा। हाँ, कि नहीं अगर अपन ने सर्जरी करने चले गए और नहीं आता तो सामने वाला मर गया। हाँ ठीक है, तो कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। कॉन्फिडेंस अगर आपकी लाइफ में है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। एक तो बिलीफ सिस्टम और दूसरा कॉन्फिडेंस। इतना बड़ा पागल तो मैंने पहली बार देखा है जिसने अपना नाम ही चेंज कर लिया कि वो गूगल में नंबर 1 रैंक करे उस नाम पर, भाई साहब। ठीक है, तो भाई अब हम इसी वीडियो को यहीं पर ही रैप अप करते हैं। और आदित्य, थैंक यू वेरी मच इतना इंसाइट देने के लिए। मुझे लगता है कि लोग इस चीज से इंस्पायर होंगे एंड सेकेंडली काम करेंगे, है ना। आदित्य एक ऐसा लड़का था जो 12th फेल हुआ
और उसने ये नहीं सोचा कि L is for losing, इसने सोचा L is for learning। तो ये अगर मेंटालिटी आपके साथ है तो आप भी आदित्य या उससे ऊपर पहुंच सकते हैं। इसका एक कोट है, अगर आप लर्न में से L निकाल दोगे तो क्या बचेगा? अर्न। बिल्कुल, है ना। तो बेसिकली यही आपको लाइफ में यही सारी चीजें करना है, पॉजिटिव लोगों के साथ में रहना है, पॉजिटिविटी के साथ रहोगे तो आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। तो थैंक यू आदित्य, वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। और जो भी बंदा इतना लंबा वीडियो यहां तक देख रहा है उसको थैंक यू वेरी मच। अगर आप मेरा चेहरा पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूं पवन अग्रवाल। इस चैनल पर यूजुअली मैं ब्लॉग रिव्यू करता हूं। जो नए ब्लॉगर हैं, अगर आपको ब्लॉग रिव्यू में पार्टिसिपेट करना है, चैनल पे बस एक्टिव रहना होगा। और इसी चैनल पर फ्री ब्लॉगिंग का कोर्स भी चलता है। आदित्य ने हजारों डॉलर लगाए हैं चीजें सीखने के लिए, जो यहां पर आपको फ्री में मिल रही है। फ्री में मिल रही है तो आप उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हो। भाई साहब, इस तरीके के पेपर पेन लो, नोट्स बनाओ, बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। जरूर देखना उन सारी चीजों को। तो चलिए फिर इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।